15th एपिसोड के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मोनी ने यहाँ पर मिसेस ना की सारी बातें सुन ली थी जब उसने कहा था कि तुम अपने ही खून को कैसे मार सकते हो। यहाँ पर मोनी ने उनकी सारी बातें सुन ली थी और वो ये देखकर काफ़ी हैरान थी क्योंकि उसे पता लग चुका था कि हाना उसी की बेटी है। सीन शिफ्ट होता है और हम जिन्मो को देखते हैं जो टिकीटाका से बाहर आ रहा था और गाड़ी में बैठते सारी वो मिसेस ना को याद करने लगता है कि पास्ट में कैसे मिसेस ना हाना का ध्यान रखा करती थी। फिर हमें कुछ पास्ट के सीन भी दिखाए जाते हैं जहाँ पर जिन्मो सिगरेट पी रहा था, तभी मिसेस ना उसके पास आकर उसे डांटती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, हमारे बेबी के लिए ये सब सही नहीं है। तो जिन्मो बोलता है कि ये मेरा बेबी नहीं है। अगले सीन में एक लेडी उनकी तारीफ करती है कि तुम तो काफ़ी स्मार्ट और हैंडसम पेरेंट्स हो, साथ में तुम्हारी बेटी भी काफ़ी सुंदर है। मिसेस ना तो बोल रही थी कि मेरी बेटी बड़ी होकर एक्ट्रेस बनेगी। जिन्मो तब भी बोलता है कि ये मेरी बेटी नहीं है। अब हमें प्रेजेंट का जिन्मो दिखाया जाता है जो ये सब बातें याद करके हंस रहा था। फिर अपने फ़ोन को चेक करता है और देखता है कि मिसेस ना की तो काफ़ी सारी कॉल्स आ रखी है। ये देखते ही वो परेशान हो गया था और बैक कॉल भी बार बार करता है, लेकिन आगे से तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो जिन्मो की तो जान गले तक आ गई थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो उसके ट्रैकिंग डिवाइस से उसकी लोकेशन भी निकाल लेता है और निकल गया था अपनी गाड़ी लेकर। वहीं दूसरी तरफ मैथ्यू के आदमी भी पहुंच गए थे उसे ढूंढने के लिए। मोनी यहाँ से हाना को लेकर भागने लगती है। सीन शिफ्ट करते हैं और हम राही और उसकी गैंग को देखते हैं जहाँ पर वो न्यूज़ देख रहे थे और वहाँ पर बताया जा रहा था कि चेयरमैन शिन और दोयुक के डीएनए टेस्ट हो चुके हैं और रिपोर्ट भी आ गई है। वहाँ पर रिजल्ट भी अनाउंस होता है जहाँ कह रहे थे कि दोयुक ही चेयरमैन शिन का बायोलॉजिकल सन है। ये बात सुनकर राही तो हैरान रह जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं चा और मिस बोंग, यहाँ तक कि जोगुन का भी मुंह खुला का खुला ही रह गया था। राही मनी मन बोलती है कि इसका मतलब के और दोयुक भाई है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सीन यहीं कट होता है और हम चेयरमैन शिन और मिस्टर गू को साथ में देखते हैं। मिस्टर गू को कॉल आ गई थी और उन्हें डीएनए रिपोर्ट के बारे में बता दिया गया था। शिन उससे पूछते हैं तो वो बता देते हैं कि मिन दोयुकी आपका बायोलॉजिकल सन है। यहाँ पर चेयरमैन शिन चिल्लाते हुए कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बेटा तो मर चुका है। ये पक्का टिकीटाका की कोई नई चाल है, वो लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर गू इस पर कोई जवाब नहीं देते। वहीं हम मैथ्यू को देखते हैं जो कि बेहोशी की हालत में था और पुराने सीन को याद करने लगता है कि कैसे वो छत से नीचे गिर गया। और वहीं पर अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर मैथ्यू को होश आ गया था और वह खुद को एक रस्सी से बंधा हुआ पाता है और वो उल्टा लटका हुआ था। ये वही सीन था जब मिसेस ना मैथ्यू को लेकर अपने साथ गिरी थी, लेकिन वो तो नीचे गिर जाती हैं और मैथ्यू का पैर फंस गया था। मैथ्यू की जान बच गई थी। तभी उसके आदमी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और मैथ्यू को देख लेते हैं। उन्होंने मैथ्यू को रस्सी से ऊपर खींच लिया था। फिर वो मैथ्यू से पूछने लगते हैं कि मिसेस ना और हाना कहाँ पर है। मैथ्यू बताता है कि मिसेस ना की तो यहाँ से गिरकर मौत हो गई, मैं बच गया, यहाँ पर हाना नहीं है, तुम्हें उसे ढूंढना होगा। यहाँ पर टाइगर कहता है कि ठीक है बॉस, मैं उसे ढूंढ लूंगा। तो मैथ्यू बोल रहा था कि तुम उसे ढूंढकर अब्रॉड भेज देना, किसी ऐसी जगह जहाँ पर उसे जानने वाला कोई ना हो और ना वो किसी को पहचाने। वहीं जिन्मो भी डरता हुआ मिसेस ना को कॉल लगाया जा रहा था। अब फाइनली मिसेस ना कॉल पिक कर लेती है, यानी कि उनकी जान बची हुई थी। नहीं, उनके पेट पे तो सरिया आर पार हो रखा था। उनकी जान बस 5 मिनट की मेहमान थी। लेकिन ये देखकर जिन्मो की तो जान में जान आई थी और वो मिसेस ना को गुस्से में कहता है कि तुम अभी तक कॉल क्यों नहीं उठा रही थी, मुझे लगा कि तुम मर गई, तो मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। मिसेस ना कहती है कि मैं कुछ ही पल की मेहमान हूँ, तुम्हें हाना का ध्यान रखना होगा। वो बड़े प्यार से बात कर रही थी तो जिन्मो बोलता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, मुझे तुम्हारा ये बिहेवियर बिल्कुल नहीं पसंद। यहाँ पर मिसेस ना बोलती है कि तुम काफ़ी अच्छे इंसान हो, मैंने जब जब तुम्हें कहा कि तुम जैसा इंसान मेरी लाइफ में ना हो, वो सब मैंने झूठ कहा था। मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहती हूँ और प्लीज़ हाना का ध्यान रखना। इतने पे कॉल कट होती है और जिन्मो चिल्लाता रह जाता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं बस पहुँच रहा हूँ। वहीं पर हम मोनी को देखते हैं जो हाना के साथ दूर तक आ गई थी। हाना रोए जा रही थी तो मोनी उसका हाथ छोड़कर कहती है कि अगर तुम ऐसे ही रोने वाली हो तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। वो कुछ दूर चाहती ही है कि पीछे से ट्रक से कुछ ड्रम नीचे गिर जाते हैं जो हाना की तरफ ही आ रहे थे। अमोनी घबराते हुई हाना को बचाने के लिए उसके पास भागती है और उसे बचा भी लेती है। वो हाना को जितना अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी उतना ही करीब आई जा रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ चुप होकर चलोगी तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा लूंगी। लेकिन तभी मोनी को आवाज आती है मैथ्यू की गाड़ियों की कि वो यहीं कहीं को आ रहे हैं, इसलिए वो हाना को लेकर एक जगह पर छुप जाती है। अब टाइगर भी अपने आदमियों के साथ उस जगह पर पहुंच गया था और हाना को ढूंढ रहा था। उसका शक भी उसी जगह पर जाता है जहाँ पर कि वो दोनों भाग कर गए हैं। अब वो अपने आदमियों को लेकर अंदर चला जाता है और हाना को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है।
तभी मोनी को हम देखते हैं जो हाना को लेकर एक जगह पर छुपी हुई थी। जिन्मो भी ट्रैकिंग डिवाइस का यूज करके उस जगह पर पहुंच जाता है। फिर से मोनी को दिखाया जाता है जिसको भी कोई देख लेता है। और मोनी यहाँ पर काफी घबरा गई थी, लेकिन वो मैथ्यू के आदमी नहीं थी, वो तो थी मिचेल। वहीं अब जिन्मो भी उस छत पर पहुंच जाता है और नीचे की तरफ देखकर कह रहा था कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, लेकिन लोकेशन तो यही बता रही है। वापस से मोनी और मिचेल को दिखाया जाता है, जहाँ पर मिचेल मोनी से हंसकर कह रही थी कि देखो तुम्हारी सिचुएशन क्या बन गई है, आज तुम इन लोगों के बीच में घिरी हुई हो और अपनी जान को बचाने के लिए भाग रही हो। मोनी मिचेल के पास आकर कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मिचेल बोलती है कि मैं और तुम्हारी मदद करूंगी, तुमने मेरी बहन की जान ले ली, मेरा गोल है तुम्हें तबाह कर देना, और अभी इससे अच्छा मौका तो मेरे पास हो ही नहीं सकता। तो मोनी उसे समझाने लगती है कि मैंने जिया को नहीं मारा था, जिया को तो सिम संगचू ने मारा था, यानी कि के नहीं, और मैथ्यू ही के है जो हमारा यूज कर रहा है। तुम्हें भी उसने अपने जाल में फंसा लिया, वो सभी के साथ खेल खेल रहा है, तुम अनजाने में जिया के कातिल का साथ दे रही हो। यहाँ पर मिचेल बोलती है कि मैं तुम जैसी लड़की पर विश्वास करूंगी, तुम्हें ऐसा लगता है? मोनी बोलती है कि ठीक है, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहती तो मत करो, लेकिन एक बार उस लड़की की तरफ देखो, ये है के की बेटी जिसे कि मैंने जन्म दिया था। ये देखकर भी मिचेल बोलती है कि क्या होगा अगर मैं अभी भी तुम्हारा विश्वास ना करूं? मोनी बोलती है कि फिर मैं सारा इल्जाम जिया पर लगा दूंगी कि दामी को मारने वाली भी वही थी और सारा का सारा केस उस पर चला जाएगा। तो यहाँ पर मिचेल को गुस्सा आता है और वो मोनी का कॉलर पकड़कर कहती है कि तुम्हारी ये कहने की हिम्मत भी कैसे हुई? मोनी बोलती है कि प्लीज़ मुझे कुछ दिन दे दो, फिलहाल के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं इन सब को सही करना चाहती हूँ, मुझे के खिलाफ लड़ना होगा, प्लीज़ अभी के लिए मेरी जान बख्श दो। वहीं फिर से जिन्मो को दिखाया जाता है जो मिसेस ना के पास पहुंच गया था, और उसे देखकर तो बेचारा जिन्मो पूरी तरह से टूट जाता है। मिसेस ना यहाँ पर बेसुध पड़ी हुई थी। जिन्मो उसे देखकर रोने लग जाता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, देखो मेरी तरफ एक बार तो देखो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन मिसेस ना तो यहाँ पर मर चुकी थी। यहाँ पर जिन्मो की ऐसी हालत देखकर तो मेरी भी रोनी निकल जाती है। सीन कट होता है और हम टाइगर और उसके आदमी को देखते हैं। टाइगर गुस्से में अपने आदमी से कह रहा था कि एक काम नहीं कर पाए तुम। वही उन्हें अंदर से आवाज आती है और वो अंदर की तरफ गए थे तो मिचेल चिल्लाते हुए कह रही थी कि एक छोटी सी बच्ची इस कुएं के अंदर गिर गई है। और टाइगर ने जैसे ही चेक करा था वहाँ पर हाना का एक शूज गिरा हुआ था। यहाँ पर मिचेल ने भी इंसानियत दिखा दी और उसने मोनी की हेल्प कर दी थी। यहाँ पर फिर टाइगर ने भी विश्वास कर लिया था कि हाना मर चुकी है। सीन कट होता है और हम मैथ्यू को देखते हैं जो सीधा पहुंच गया था चेयरमैन शिन के घर पर। वहाँ पर पहले तो वो धोयुक को देखता है और देखकर हंस रहा था कि कैसे अच्छे से सो रहा है बेचारा। वापस जिन्मो को दिखाया जाता है जिससे कि मोनी की कॉल आ रखी थी और उसे कॉल पर वो बताती है कि हाना मेरे साथ है। सीन कट होता है और हम चेयरमैन शिन को देखते हैं जो काफी ड्रिंक कर रहे थे, ये देखते हुए कि धोयुक उन्हीं का बेटा है, और बोलते हैं कि ऐसा बेवकूफ लड़का मेरा बेटा कैसे हो सकता है। तभी मैथ्यू अंदर आ जाता है और उसके चेहरे पर उन्हें सुख की झलक नजर आई थी। उसे देखकर वो बोलते हैं कि तुम तो वही हो ना। यहाँ पर मैथ्यू बोलता है कि डैड आपने मुझे पहचान ही लिया, अब तक आप मुझे कैसे नहीं पहचान पाए, मैं तो ये देखकर हैरान हूँ। हाँ मानता हूँ मेरी शक्ल थोड़ी बदल गई है, लेकिन मेरी हरकतें तो नहीं बदली ना। यहाँ पर चेयरमैन शिन तो हक्के बक्के रह गए थे उसकी ऐसी बातें सुनकर। वो कहते हैं कि तुम मेरे बेटे कैसे हो सकते हो। अब यहाँ पर के बताने लगता है कि ये तो वही जगह है ना जहाँ पर मोम मरने से पहले बैठी हुई थी और पीछे ही उनकी फेवरेट पेंटिंग भी थी जो फिलहाल अभी तो यहाँ पर नहीं है। अब ऐसी बातें सुनकर शिन को तो यकीन हो जाता है कि उन्हें बता रहा था कि आप जानना नहीं चाहोगे कि मैंने अपनी सर्जरी क्यों करवाई, इसके पीछे आप ही का तो हाथ है। आपने मुझे इंसान से डेविल बना दिया, आपने मुझे इमोशनली हर्ट कर दिया था डैड, फेक बोल कर आपने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। आपने मुझे कहा था ना कि अपनी शक्ल को लेकर मेरे सामने मत आना, तो देखो मैं शक्ल बदल कर आ गया हूँ। अब मैं बिल्कुल आपकी तरह आपके जितना ओल्ड लग रहा हूँ ताकि मैं आपको टक्कर दे सकूँ। अब यहाँ पर घबराते हुए शिन मिस्टर गू को बुला रहे थे तो मैथ्यू बोलता है कि उन्हें बुलाने से क्या होगा, सबको पता लग जाएगा कि मैं के हूँ और आपकी सुंगचुन ग्रुप तो पूरी तरह से डूब जाएगी। और मिस्टर गू भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और चेयरमैन शिन गू से कह रहे थे कि जल्दी से पुलिस को कॉल लगाओ, यही है सिम संगचू जो कि एक मर्डरर है, पुलिस यहाँ पर आएगी और इसे ले जाएगी। लेकिन गू तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहे थे और मैथ्यू इसे देखकर हंस रहा था। शिन बोलते हैं क्या तुम दोनों मिले हुए हो, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। फिर वो बाहर की तरफ आवाज़ लगाने लगे थे लेकिन गू बताते हैं कि यहाँ पर हमारे अलावा कोई भी नहीं है। तभी मैथ्यू शिन से कहता है कि भला वो तुम्हारी हेल्प क्यों करेंगे, वो तो अपने बेटे की हेल्प करेंगे ना। यहाँ पर शिन बोलते हैं कि क्या तुम इसके बेटे हो। गू क्या ये सच है। गू यहाँ पर बताते हैं कि उस दिन हॉस्पिटल में तुम्हारे बेटे को सब अटेंशन दे रहे थे और मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था,
तो शिन समझ आते हैं कि तुमने हम दोनों के बच्चों को स्वाइप कर दिया था। मिस्टर गु यहाँ पर कुछ नहीं कहते और शिन उसकी सारी बातें समझ गए थे। बोलते हैं कि मिंदो ह्यूकी मेरा असली बेटा है और चिल्लाते हुए मैथ्यू से कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो मैथ्यू बताता है कि डैड, अभी तक आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या? माना मिंदो ह्यूक मेरा टारगेट था, लेकिन मेरा मेन टारगेट तो सुंगचन ग्रुप है। यहाँ पर शिन चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे साइको इंसान के हाथों मैं अपनी कंपनी कर दूंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अब मैथ्यू साइको बोलकर अब के साइको वर्ड सुनकर एक पास्ट के सीन को याद करता है और चिल्लाते हुए अपने डैड से कह रहा था कि आप ही तो थे जिसने मुझे इंसान से मॉन्स्टर बना दिया। आपका बिहेवियर तभी बदल गया था जब आपको पता लगा कि मैं आपका रियल बेटा नहीं हूँ। आपने मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया डैड। तो शिन बोलते हैं कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें सुंगचन ग्रुप नहीं देने वाला। अब यहाँ पर के बोल रहा था कि मेरे पास और भी बहुत रास्ते हैं आपको मनवाने के। यहाँ से उसने सीधा कॉल लगाई थी धुयू को, जो गाड़ी में बेहोश पड़ा हुआ था। धुयू कॉल उठाता है और उसे किताब की आवाज़ में के बात कर रहा था कि मुझे बचा लो, मैं शिन के कमरे में हूँ। अब धुयू भी भागता हुआ वहाँ तक पहुँचता है और बोल रहा था कि कहाँ पर है किताब कहाँ पर है? तो क्या बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मरे हुए लोग भी बोलते हैं क्या? मैं ही तो था जिसने डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके तुम्हें यहाँ तक लाया हूँ। तो धुयू बोलता है कि मैं तुम्हें चिंता नहीं छोड़ूंगा। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता ही है कि मिस्टर गु उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। और मैथ्यू बताता है कि तुम मुझे अभी भी मैथ्यू समझ रहे हो क्या? मैं हूँ के और तुम अभी भी नहीं समझ पाए कि डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मैं अपना फेस और अपनी वॉइस कभी भी और कहीं भी बदल सकता हूँ। फिर वो धुयू को गन पॉइंट पर रखता है और बोल रहा था कि चलो मरने से पहले अपने बायोलॉजिकल डैड को तो देख लो। धुयू हैरान होता है कि तुम ये क्या कह रहे हो? बोलता है कि हाँ मैं सच्ची तो कह रहा हूँ। शिन भी वहीं खड़े हुए थे, जो अब के से भीख सी मांगने लग जाते हैं कि प्लीज धुयू को कुछ मत करना, मैं तुम्हें सुंगचन ग्रुप देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें धुयू के ऊपर सारे लगे हुए इल्जाम वापस लेने होंगे। तो के बोलता है कि डील तो अच्छी है, लेकिन मैं इसको ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। यहाँ पर वो उसे गन पॉइंट पर रखे हुआ था। और इसी के साथ हम इस पार्ट को खत्म करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपका क्या लगता है कि धुयू को मार देगा और इस रिवेंज का एंड यहीं हो जाएगा? अपने व्यूज कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं इस एपिसोड के सेकंड पार्ट में। टिल देन टेक ए गुड बाय।